हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन एट स्टडी अप। आज हम सिक्स क्लास ज्योग्राफी का फिफ्थ चैप्टर कवर करेंगे। अभी तक हम चार चैप्टर कवर कर चुके हैं, आज फिफ्थ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अभी इस नाम में एक वर्ड है जो आपको ध्यान देना है। आप देख रहे हैं कि डोमेन, मेजर डोमेन ऑफ अर्थ। अब ये डोमेन क्या है? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि डोमेन है क्या। ठीक है, हम अल्टीमेटली अर्थ के जो मेजर डोमेन्स हैं वो पढ़ेंगे, तो डोमेन्स का हमें पता होना चाहिए कि डोमेन्स का मीन्स क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन? बेसिकली डोमेन मीन्स डिवीजन, यू कैन से। अगर मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कहूँ तो इसको आप डिवीजन बोल सकते हो। ठीक है, मेजर डिविजन्स ऑफ अर्थ। ठीक है, या फिर वर्क एरिया भी आप बोल सकते हो, मेजर वर्क एरियाज। उसको हमने डिवाइड किया है। ठीक है, तो मेजर डोमेन्स जो होंगे अर्थ के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपका डिवीजन है। ठीक है, किस तरीके से हम अर्थ को कौन कौन से पार्ट, उनकी क्वालिटीज प्रॉपर्टीज के बेस पे डिवाइड करेंगे, दैट इज द डोमेन। सो अगर आप डोमेन की बात करें तो अर्थ पे कितने डोमेन हो सकते हैं? जैसे कि आपको क्या मेजर मेजर क्या दिखता है आपको? फर्स्ट थिंग तो अगर मैं आपसे बोलूँ तो पहली चीज जो सबको आप वहां रहते भी है, तो फर्स्ट क्या है? सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट चीज तो क्या होगी? लैंड, ऑब्वियसली। तो लैंड क्या हुआ? एक डोमेन ही तो हो गया आपका। सेकंड, अगर आप देखें तो सेकंड डोमेन क्या होगा? सेकंड क्या होगा आपका? सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एयर। क्योंकि उस ब्रीदिंग कहाँ से करते हो आप? एयर में कुछ स्पेसिफिक गैसेस अवेलेबल हैं, उसी की वजह से आप ब्रीथ कर पाते हो, सांसें ले पाते हो। तो एक डोमेन हमारा अर्थ भी हो सकता है। थर्ड वन, वाटर। अब वाटर में सभी कुछ आता है, रिवर्स भी आ सकती है, पोन्स भी आ सकते हैं, आपके ओशंस भी आ सकते हैं, लेक्स भी हो सकती है। ऐसे ही एयर्स के अंदर सब आता है। ठीक है, जितनी भी एयर्स प्रेजेंट है एटमोसफियर में वो सब आएगा। अब लैंड में भी सभी आ सकता है। लैंड में प्लेन्स भी हो सकते हैं। लैंड प्लेन्स भी तो लैंड ही हैं। माउंटेन्स भी हो सकते हैं। ये सब क्या है? लैंड का ही तो पार्ट है। ठीक है, अगर मैं ये जो सिंपलिस्टिक वर्ड्स में आपको मैंने बताया, ये जो डोमेन्स मैंने बताया, ये काफी सिंपलिस्टिक वर्ड्स में मैंने आपको बताया। बट अगर मैं आपको ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बताऊं तो इसी जो डोमेन है, यही जो नाम है, बस आप ज्योग्राफी में लैंड को हमने क्या बोला? लैंड को हमने बोला, जो लैंड वाला पार्ट है उसको हमने बोल दिया लिथोस्फेयर। तो ये हमारा एक डोमेन हो गया। फर्स्ट डोमेन इज लिथोस्फेयर। अभी एयर है, तो एयर में एयर कहाँ पे है? इसलिए उसको हमने नाम दिया, एटमोसफियर में ही एयर प्रेजेंट है, तो इसको हमने बोल दिया एटमोसफियर। तो सेकंड डोमेन क्या हो गया हमारा? सेकंड डोमेन हो गया एटमोसफियर। ऐसे ही थर्ड वाला हमने सिंपलिस्टिक नाम दिया था इसको, वेरी सिंपलिस्टिक, वाटर। अब वाटर में हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोस्फीयर। तो इसको हम हाइड्रोस्फीयर बोल सकते हैं। तो जियोग्राफिकल टर्म्स अगर बात करें तो ये तीन हमारे मेजर डोमेन हो गए। ठीक है, कौन कौन से हो गए? लिथोस्फीयर हो गया, सेकंड एटमोसफियर हो गया, एंड थर्ड क्या हो गया? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर किससे बिलोंग करता है? बेसिकली वाटर। एटमोसफियर बेसिकली द एयर जो प्रेजेंट है हमारे एटमोसफियर में। और लिथोस्फीयर मीन्स जो लैंड, लैंड पार्ट जो है हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये हमारे मेजर डोमेन हो गए अर्थ के। ठीक है, तो आपको पता चला कितने डोमेन है हमारे अर्थ के? तो तीन मेजर डोमेन्स में हम अर्थ को डिवाइड कर सकते हैं। सब कुछ इन तीनों डोमेन्स के अंदर आ जाएगा। आपका कोई भी स्ट्रक्चर हो, कुछ भी इन तीनों डोमेन के अंदर आ सकता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही डोमेन्स के ही बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी लिथोस्फीयर को देखिए। लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर बेसिकली क्या है? जैसा मैंने आपको बोला, सोलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, बेसिकली लैंड एरिया, द लैंड पार्ट, नोट एरिया, द लैंड पार्ट ऑफ अर्थ, लैंड पार्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, वही क्या है? वही है हमारा लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है? लैंड पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अब ये थ्योरी में अगर बात करें, सोलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? इट कंप्राइजेस रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट बोलते हैं जो अर्थ के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, जो मिट्टी,
उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अब उसमें रॉक्स भी आएंगी, एंड द थिन लेयर ऑफ सोइल, ठीक है। दो क्रस्ट में जो रॉक्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े रॉक्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सोइल दैट कंटेन, क्या होता है अर्थ सोइल के अंदर, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। अब न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स का काम क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर होता है, वो कहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनको, ऑब्वियसली सॉइल से ही मिलते हैं। तो सॉइल के अंदर होते हैं तभी तो मिलते हैं। तो हमारी सॉइल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट होते हैं, ठीक है। उन सब से हमारी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकती है, ऑर्गेनिज्म वो प्लांट भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, कोई ट्री हो सकता है। और फिर उन्हीं ट्रीज और प्लांट से फिर एनिमल्स फीड करते हैं, एनिमल उनको अपना खाना एज ए फूड खाते हैं, फिर ऐसे करके पूरी फूड चेन सर्वाइव करती है, ठीक है। तो बेसिकली लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सोइल, ठीक है, दैट कंटेन, अब सोइल के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है। और वो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो है वो क्या करते हैं, उसी से ही हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो सब सस्टेन कर पाते हैं, यानी कि जी पाते हैं, ठीक है। अभी हमारा सेकंड डोमेन हम देखते हैं, दैट इज एटमोस्फियर। ऑब्वियसली बात है, जो भी गैसियस लेयर्स हैं, द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमोस्फियर, ठीक है, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फॉर्म, ठीक है। उसमें मल्टीपल गैसेज हो सकती है, ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर, ये सारी जो गैसेज है, नंबर ऑफ गैसेज, ऑर्गन भी हो सकती है, ठीक है, वो सारी गैसेज है। मेजोरिटी ऑफ गैसेज क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में थोड़ी बहुत बाकी सारी गैसेस पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एटमोस्फियर। अब एक थर्ड डोमेन भी हमारा हमने बताया था, दैट बिलोंग्स टू वाटर पार्ट, ठीक है। और एटमोस्फियर बिलोंग्स टू एयर, एयर, एयर में क्या है, गैसेज ही तो होती है एयर में। एंड दिस पार्ट बिलोंग्स टू लैंड पार्ट, ठीक है। तो क्या हमें क्या पढ़ना है, हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर बेसिकली मींस वाटर कवर ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। हाँ, ये तो हमें पता ही है, जो हमारी अर्थ सरफेस है उसमें कितना वाटर है, ऑलमोस्ट 70% जो एरिया है हमारी अर्थ का वो वाटर से है, वाटर है उस पर, ठीक है। और 29% एरियाज पे ही हमारा लैंड है, ठीक है। तो यानी कि वाटर वाला जो एरिया है हमारा, हाइड्रोस्फीयर जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। वाटर कवर ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक, एंड दिस एरिया इज कोल्ड हाइड्रोस्फीयर, यही एरिया हमारा हाइड्रोस्फीयर है। अब इस हाइड्रोस्फीयर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओशन ही आता है, इसमें सब कुछ आता है। हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, वाटर किसी भी फॉर्म में अगर है तो वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर ही आता है। जैसे कि आइस में हो सकता है, वाटर की तीन ही तो फॉर्म होती है, सॉलिड फॉर्म क्या है, आइस, और लिक्विड वाटर, एंड गैस फॉर्म क्या है, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर भी हाइड्रोस्फीयर के अंडर ही आएगी, ठीक है। तो ये तीन क्या हो गए हमारे, ये तीन हो गए मेजर डोमेन हमारे, ठीक है। अब ये तीनों जो मेजर डोमेन है, ये तीनों डोमेन हमें किसके लिए चाहिए, हमें जो लाइफ है, अर्थ के ऊपर लाइफ है ना, आपको पता है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ है, ठीक है। अभी तक अननोन जितने भी नोन प्लैनेट्स हैं, या जितने भी ग्रह हैं हमारे बेसिकली, वहाँ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे हमें लाइफ मिली है अभी तक, और किसी प्लेनेट पे लाइफ नहीं है अभी तक, एज पर आवर स्टडी अभी तक कहीं और लाइफ फाइंड आउट नहीं हुई है। तो अर्थ ही है जो लाइफ को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो लाइफ को सपोर्ट कैसे करेगी, ये तीनों एलिमेंट जो है ना, लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर, अल्टीमेटली लाइफ को क्या चाहिए, यानी कि लाइफ वो किसी की भी है। लाइफ मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही लाइफ होता है, लाइफ मीन्स हर एक वो चीज, हर एक वो एलिमेंट, या हर एक एनिमल, कोई एनिमल भी हो सकता है लाइक लोयन, ठीक है, डियर, बफेलो, ये सब लाइफ ही है इनके अंदर भी, ठीक है, वो सब लाइफ का ही पार्ट्स है। या फिर हमारी ये तो क्या हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, या फिर ह्यूमन बीइंग हो गए हम, सेकंड क्या, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ठीक है। और क्या है, प्लांट्स किंगडम भी तो हो सकती है, वहां भी तो लाइफ है, प्लांट्स, ठीक है, उसमें बड़े बड़े ट्रीज हैं, झाड़ियां हैं, श्रब्स हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, और फिशीज हमारी एनिमल्स के अंदर ही आएंगी, फिशीज हो गए, या फिर हमारे बर्ड्स हो गए, ये सब क्या है, ये लाइफ की ही फॉर्म है,
डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। लाइफ का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ह्यूमन बीइंग ही लाइफ है, यानी कि मेंस एंड विमेंस जो है वही ओनली लाइफ नहीं है, उसकी अलग भी लाइफ है। ठीक है, ये पूरा सब हमारा लाइफ का ही पार्ट होता है, हम लाइफ का एक पार्ट है, छोटा सा हिस्सा। ठीक है, अभी इन तीनों के मिलने से, अभी हम जो भी लाइफ हमने आपसे डिस्कस करी अभी, ये सबको क्या क्या चाहिए? ऑब्वियसली लैंड तो चाहिए सबको, ये भी चाहिए। एटमॉस्फेयर भी सभी को चाहिए, क्योंकि हमें ब्रीथ करना है, हमें सांसें लेनी है, तो एटमॉस्फेयर भी रिक्वायर्ड होगा। और वाटर किसे नहीं चाहिए? ये भी सबको चाहिए। तो ये तीनों जो एलिमेंट है, ये तीनों चाहिए हमें। किसके लिए चाहिए? ये तीनों में चाहिए लाइफ के लिए। लाइफ अगर सस्टेन करना है कहाँ पे? अर्थ पे, तो ये तीनों एलिमेंट चाहिए भाई। यानी कि ये तीनों एलिमेंट जब इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ में रहेंगे, ठीक है, यानी हमें मिलेंगे, लाइफ को मिलेंगे। जैसे मुझे रहने के लिए जमीन मिलेगी, ठीक है, आई नीड लैंड, सो लैंड मिला। फिर मुझे ब्रीदिंग करनी है तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? एटमोसफियर से मिलेगी। ठीक है, वैसे ही मुझे पानी चाहिए, वाटर आई नीड। ठीक है, बहुत सारे काम है जिसमें मुझे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो मुझे हाइड्रोस्फीयर भी चाहिए। तो तभी लाइफ सस्टेन हो पाएगी। और जो लाइफ वाला जो पार्ट है हमारे अर्थ के ऊपर, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, तो जो हमारा इन तीन जो हमारे डोमेन है, इनके इंटरेक्शन से जो बना फोर्थ वन, वो क्या है? वो है हमारा बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में क्या है? बायोस्फीयर में जितनी भी लाइफ है, सारी फॉर्म्स वाली जो लाइफ है, उस वो कहाँ पे आएगी? वो आएगी बायोस्फीयर के अंडर में। तो नेक्स्ट हमारा डोमेन क्या है? बायोस्फीयर। ये तीनों जो डोमेन है उनके इंटरेक्शन से बनता है। ठीक है, क्योंकि लाइफ के लिए तीनों चाहिए। तो दिस इज बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर, एक साथ में मिलती है, विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली लाइफ यहीं पे ही होगी। तो लाइफ जहां भी आपको मिलेगी तो वो सब बायोस्फीयर के अंडर ही आती है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि पूरे एटमोस्फियर में लाइफ है। एटमोस्फियर मतलब कि स्काई की साइड में ऊपर अगर आप देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा ऊपर तक तो लाइफ नहीं है ना, एक सर्टेन हाइट तक ही बर्ड्स आपको मिलेंगी, उसके ऊपर लाइफ नहीं है। ठीक है, वैसे ही जमीन के अंदर, लैंड के अंदर एक सर्टेन डीप डेप्थ के बाद लाइफ खत्म हो जाती है, ऊपर ही ज्यादातर लाइफ मिलती है। ठीक है, तो बायोस्फीयर क्या है? बहुत ही नैरो जोन है। ठीक है, थोड़ा सा एटमोस्फियर का पार्ट, थोड़ा सा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट, थोड़ा सा लिथोस्फीयर का, तो ये सब मिला के लाइफ बनती है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देखेंगे, देखिए ये एटमोस्फियर है पूरा, दिस इज एटमोस्फियर, और ये हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया, और ये हमारा हो गया लिथोस्फीयर। ठीक है, ये सब लिथोस्फीयर के अंदर है। ये भी हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है, क्योंकि ये क्या है? ये लेक है। तो लेक क्या है? लेक में क्या है? वाटर। तो ये किसका पार्ट हुआ? हाइड्रोस्फीयर का। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर का ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये तीनों ही जो हमारे स्फीयर हैं, हमने अभी आपसे डिस्कस किए। कौन कौन से? नंबर एक एटमोस्फियर, लिथोस्फीयर एंड थर्ड वन हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों का होना इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों के इंटरेक्शन से जो बनता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, अभी हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज को एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिथोस्फीयर के अराउंड में रिगार्डिंग पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, लिथोस्फीयर में क्या क्या होते हैं? ठीक, अच्छा, अर्थ को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारी एक तो लैंड मास वाला पार्ट है जहाँ पे जमीन है हमारी, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा हम ओशन वाला पार्ट, जो मेजर पार्ट्स है। ठीक है, तो जो लैंड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंटिनेंट। लैंड जहाँ पे भी है तो वो कंटिनेंट से बिलोंग करती है। ठीक है, तो कंटिनेंट हो गया। और दूसरे जो ओशंस है वो क्या है? ओशन बेसिन बोलते हैं, जो हमारा वाटर वाला पार्ट है। ठीक है, ह्यूज वाटर जो है, जो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज है वाटर की, वो हमारे ओशंस है। तो इन दोनों पार्ट में हम अर्थ को डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कंटिनेंट, दूसरा ओशन। ठीक है, अब जो सारे ओशंस है वर्ल्ड के, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये हम पिक्चर्स में भी आपको दिखाएंगे भी। ठीक है, तो जितने भी हमारे ओशंस हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, और जो सी वाटर का लेवल है, ठीक है, लेवल ऑफ सी वाटर, यानी कि जो लेवल रहता है सी का, वो जब कनेक्टेड है सारी वाटर बॉडीज तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करती रहेंगी। तो जो सी वाटर का लेवल है वो हमेशा ही सभी जगह सेम रहता है, और उसको क्या काउंट करते हैं? उसको हम जीरो लेते हैं। तो जो भी हाइट हम बोलते हैं, जैसे किसी माउंटेन की अगर हाइट मैं बताता हूँ आपको, कोई माउंटेन है, या कोई माउंटेन पीक है, तो मैंने आप कोई भी माउंटेन पीक ले लो, आप एवरेस्ट ले लीजिए। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट,
इसका हाइट कितना है, 8848 मीटर। तो ये हाइट कहाँ से है, इसको हम काउंट करते हैं सी लेवल से। तो सी लेवल को हमने क्या काउंट किया है, 0। ठीक है, तो सी लेवल से हमेशा ही हाइट काउंट होती है। किसी भी जो माउंटेन्स हो गया, माउंटेन्स पीक्स हो गया, या कोई प्लेन्स हो, कोई भी एरिया अगर हम किसी की हाइट मेजर करते हैं तो वो हाइट हमेशा सी लेवल से मेजर करते हैं। और सी लेवल की हाइट क्या है, 0। 0 उसको हमने माना है। ठीक है, एलिवेशन बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी। ठीक है, एलिवेशन को कहाँ से मेजर करते हैं, सी लेवल से, और सी लेवल को क्या लेते हैं, 0। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट, इसकी ये हाइट है 8848 मीटर्स अबो द सी लेवल। कहाँ से मेजर किया, सी लेवल से। ठीक है, अब देखो सी लेवल से हम हाइट तो मेजर कर रहे हैं, तो डेप्थ कहाँ से मेजर करें, ऑब्वियसली डेप्थ भी हम सी लेवल से ही मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे ये डेप्थ क्या है, ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच एक ट्रेंच है। ठीक है, कहाँ पे हो, पैसिफिक ओशन में है। एक ओशन का नाम है पैसिफिक ओशन, उसके अंदर एक ट्रेंच है, एक गड्ढा बेसिकली आप कह सकते हो। तो उस ट्रेंच की जो डेप्थ है वो देखिए कितनी है, 11,022 मीटर, यानी कि एवरेस्ट की जो हाइट है ना उससे भी ज़्यादा है। अगर मैं इसमें इस गड्ढे के अंदर एवरेस्ट को पूरा डाल दूं, उसके बाद भी इसके ऊपर से पानी निकल जाएगा, फिर भी ये गड्ढा भरेगा नहीं। समझ गए, इतना गहरा ये गड्ढा है। ठीक है, कितना है, 11,022 मीटर्स का ट्रेंच है। इसका नाम क्या है, मरियाना ट्रेंच। और कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, अब कहाँ पे है वो हम अभी स्टडी करते हैं। अभी इस पिक्चर्स में देखिए, हमने क्या बताया था आपको कि अर्थ को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये हमारी पूरी अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है पूरी, और ये जो आपको ब्लू कलर जो दिख रहा है ये सारे ओशंस हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है इनके, ये सारे ओशंस हैं हमारे। और जो ये लैंड वाले पार्ट्स हैं ये क्या है, ये लैंड पार्ट्स हैं, ये है हमारे कंटिनेंट्स। कंटिनेंट्स, ठीक है। तो कंटिनेंट्स बेसिकली कितने हैं, टोटल 7 कंटिनेंट है। ठीक है, नंबर 1 क्या है, एशिया। उसके बाद में यूरोप दिख रहा है आपको, ये अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, थर्ड नंबर। और ये आपका हो गया साउथ अमेरिका, फोर्थ। ये जो नंबर मैं डाल रहा हूँ ये इनकी जो साइज के अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ मैं, जिसका साइज जितना बड़ा है वो फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, फर्स्ट पे सबसे बड़ा एशिया, सेकंड नंबर पे कौन है, अफ्रीका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पे हमारा साउथ अमेरिका है। ठीक है, और एक ही कौन सा हमारा है, एक ही यूरोप हो गया, यूरोप। देन एंटार्क्टिका, ये भी हमारा कंटिनेंट है। एंड सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या है, हमारे 7 कंटिनेंट्स है हमारे। कौन कौन से कंटिनेंट है, अब आप ये ऑर्डर बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जो नाम है आपको बस ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप एकदम नंबर से याद करें, आपको सिर्फ कंटिनेंट के नाम जो है सारे पता होना चाहिए। ठीक है, जो मेजर चीजें हैं वो आपको पता हो तो अच्छा होता है। जैसे कि सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा है एशिया, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। एंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। और टोटल कितने कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट है टोटल। कौन कौन से, फर्स्ट इज एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, और एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कंटिनेंट्स हैं। ठीक है, अब ये कंटिनेंट्स की कुछ स्पेशलिटीज़ है, कुछ स्पेसिफिकेशंस है, वो मैं आपको इस मैप पे ही थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, फिर उसको हम पढ़ेंगे भी। आप मैप पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए जो एशिया है, आप एशिया को देखिए। फर्स्ट थिंग क्या है, एक तो ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा कंटिनेंट, लार्जेस्ट कंटिनेंट है। ठीक है, लार्जेस्ट कंटिनेंट। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये एक माउंटेन्स की चेन है, इसका नाम क्या है, यूराल माउंटेन्स। ये यूराल माउंटेन्स जो है इसको यूरोप से अलग करता है। ठीक है, तो यूरोप से हम कौन सा माउंटेन एशिया को अलग करता है, वो करता है यूराल माउंटेन। ठीक है, कहाँ पे है ये, रशिया में है ये माउंटेन। ठीक है, तो यूरल माउंटेन्स जो है यूरोप से अलग करता है। अब ये दोनों पार्ट है, एक तो यूरोप है और एक एशिया, ये दोनों जो पार्ट है ना, इन दोनों कंटिनेंट को मिला के हम बोलते हैं यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप याद रखें, बट एक ये है कि बेसिक, जैसे यूरोप और एशिया को अगर मिला दे तो ये जो पूरा पार्ट है
ये पूरा लैंड मास, एक लैंड मास है पूरा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। तो यूरेशिया क्या है, यूरोप और एशिया को, दोनों कंटिनेंट को मिला के जो पार्ट बना उसको हम बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको। और अपना इंडिया देखिए आप कहाँ पे है, हमारा इंडिया देखिए, ये दिस इज आवर इंडिया, ये हमारा इंडिया है, ये देखिए हिमालय हमारा, ठीक है, ये है हमारा पूरा इंडिया। कौन से कंटिनेंट में है हमारा इंडिया, और हमारा जो इंडिया है वो एशिया कंटिनेंट के अंदर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखें आप, ये क्या है, इक्वेटर 0 डिग्री, हमने आपको लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड पढ़ाए हैं पिछली क्लासेस में। ये देखिए, इसको क्या नाम देते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड है तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अब इस इक्वेटर के नॉर्थ में जो भी है वो क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर, और साउथ में जो भी है वो है सदर्न, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो एशिया कहाँ पे लाई कर रहा है, देखिए एशिया का मेजोरिटी ऑफ पार्ट, मतलब कि मैक्सिमम एशिया जो है वो नदर्न कंटिनेंट में है, सॉरी नदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में हो गया ना। थोड़ा सा ये छोटा मोटा जो ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ये मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह, ये छोटे थोड़े थोड़े से हमें सदर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं। बाकी ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ एशिया इज इन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये बात आपको पता चली कौन से हेमिस्फीयर में है एशिया, नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और एक और चीज, एक और डिवाइड हमने बताया लॉन्जिट्यूड, ये क्या है, ये 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स है। तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूँ तो इसके इधर कौन सा हेमिस्फीयर हो गया, ये क्या हो गया, वेस्ट, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इस साइड में क्या है, ईस्ट। तो एशिया कौन से हेमिस्फीयर में है, अगर ईस्ट वेस्ट की बात करो तो ये क्या है, ईस्टर्न में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, एशिया, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने का है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले कंटिनेंट पे। नेक्स्ट कंटिनेंट कौन सा है, यूरोप। तो हम थोड़ा यूरोप को डिस्कस करते हैं। यूरोप एक बहुत ही छोटा कंटिनेंट है, अगर आप कंपेयर करेंगे एशिया से तो बहुत ही छोटा कंटिनेंट है। यूरोप को एशिया से कौन सी माउंटेन चेन अलग करती है, यूराल माउंटेन चेन, ठीक है। और यूरोप कौन से ओशन को टच कर रहा है, देखिए आर्कटिक ओशन को टच कर रहा है, इधर आर्कटिक है। और ये कौन सा, अटलांटिक ओशन को भी टच करता है, ठीक है। तो ये हमारा यूरोप का एक आइडिया हो गया आपको कि यूरोप क्या है, आर्कटिक, जो आर्कटिक सर्कल है, ये देखिए आर्कटिक सर्कल की क्या है, 66.5 डिग्री, ये यहाँ पे होगा लगभग, ये 60 है तो 66 यहाँ पे रहेगा। कहाँ से पास होगा, ये देखिए, ये पास होगा एशिया से और यूरोप से, यूरोप से भी आर्कटिक सर्कल पास होता है, ठीक है। यूरोप से जा रहा है ना, तो आर्कटिक सर्कल पास कहाँ से होता है, यूरोप से भी पास होता है आर्कटिक सर्कल। अब हम सेकंड कंटिनेंट के बारे में पढ़ते हैं, नेक्स्ट के बारे में। ये है हमारा अफ्रीका। थोड़ा सा अफ्रीका के बारे में जानते हैं। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। अफ्रीका में देखो सहारा डेजर्ट, आपने सुना होगा, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। रेगिस्तान जैसे हमारे यहाँ पे है ना राजस्थान में, ठीक है, थार डेजर्ट जिसको आप बोलते हो, तो वैसे ही अफ्रीका जो कंटिनेंट है उसके अंदर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। क्या नाम है उस डेजर्ट का, सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट, और ये रिवर को देखिए, नाइल रिवर, ये नाइल रिवर है। ये क्या है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट याद रखिएगा, लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। क्या नाम है, नाइल। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है अफ्रीका में, ठीक है। अब अफ्रीका के बारे में, अच्छा एक चीज और है अफ्रीका के बारे में बड़ा नोट करने की है ये बात है। जैसे कि ये लाइन देखिए, ये कौन सी है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लिखा भी है इसने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या है, इक्वेटर, अफ्रीका से दोनों जा रही हैं। और देखो कमाल की बात, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये भी अफ्रीका से जा रही है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों लाइन अफ्रीका से जाती है, अफ्रीका में है। ये अकेला ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे ये तीनों जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं हमारे, ठीक है, क्या है ये हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, और तीसरा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारा अकेला एक ऐसा कंटिनेंट है, कौन सा कंटिनेंट है, अफ्रीका, जिससे ये तीनों लैटिट्यूड्स जो है पास होते हैं, ठीक है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जा रहा है, इक्वेटर ये है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है। बाकी और कंटिनेंट से तीनों नहीं पास होते हैं, एक हो सकता है या दो हो सकते हैं, बाकी तीनों एक साथ नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये नोट करने की पॉइंट है, ऐसा कौन सा कंटिनेंट है जिससे तीनों मेजर लैटिट्यूड्स जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर
एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होते हैं। तो क्या नाम है उस कंटिनेंट का? उसका नाम है अफ्रीका। ठीक है। अब ये नेक्स्ट कंटिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका में क्या है? ये क्या है? सेकंड लार्ज, थर्ड लार्जेस्ट है। फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड थर्ड पे ये नंबर पे है। ठीक है। अच्छा, ये कंटिनेंट को यहाँ पे देखिए, नॉर्थ अमेरिका जो है साउथ अमेरिका से ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये जो कनेक्टेड है, ये पतला सा पार्ट, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। यानी कि एक ऐसी नैरो लैंड, ऐसी नैरो लैंड का टुकड़ा जो दो बड़ी लैंड को कनेक्ट करे, उसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है। तो इसका नाम क्या है इस्थमस का? इसका नाम है पनामा इस्थमस। यहाँ पे पनामा एक सिटी है, उस कंट्री है, उसके नाम पे इसका नाम है पनामा इस्थमस। तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो कंटिनेंट है, उनको कौन सी इस्थमस जोड़ती है? पनामा इस्थमस जोड़ती है। ठीक है। कहाँ पे है वो? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। ठीक है। दो बड़े कंटिनेंट को ज्वाइंट करती है। तो क्या इस्थमस क्या होता है? याद रखिएगा, जो बड़े लैंड मास है ना, अगर उनको कोई नैरो लैंड मास अगर ज्वाइंट करना करता है, उसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है। बेसिकली अगर मैं रफ इमेज अगर बनाऊं, सपोज ये कोई लैंड मास है बड़ा, एक एक लैंड मास ये है। ठीक है। और एक लैंड मास ये है, कोई भी लैंड मास, और ये छोटी सी जमीन का टुकड़ा ये है, ऐसे ऐसे, बाकी इस तरफ ये है। तो ये क्या है? ये है हमारी इस्थमस। इसको ही हम बोलेंगे हमारा इस्थमस। इधर लिखता हूँ इस्थमस। इस्थमस। ठीक है। तो इस्थमस क्या है? नैरो लैंड। ठीक है। नैरो लैंड मीन्स काफी पतली सी लैंड का एक पीस। ठीक है। तो नैरो लैंड दैट कनेक्ट टू लार्ज लैंड मास। लार्ज लैंड मास कौन से हैं? जैसे कि ये दो कंटिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो इनको कौन सी लैंड जोड़ रही है? ये छोटी सी लैंड। ठीक है। ये देखिए, ये छोटी सी लैंड को जोड़ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस। इस्थमस। और इस्थमस कौन सी है ये? यहाँ पे जो सिटी है, सॉरी कंट्री है, उसके नाम पे इसका नाम है पनामा। पनामा इस्थमस। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखिए। ये छोटा सा कंट्री कौन सा है? ये सॉरी कंटिनेंट, ये ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट क्या है? ये स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे छोटा कंटिनेंट है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया, ये है सबसे छोटा। और ऑस्ट्रेलिया के वो देखिए, आप लोकेशन देखिए, ये है पूरा ऑस्ट्रेलिया, ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर। तो ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली कहाँ पे है? साउथ में है। और साउथ में है तो साउथ वाले को क्या बोलते हैं? साउथ वाले अर्थ के जो हेमिस्फीयर है, उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे लाई करता है? कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। वैसे ही एंटार्क्टिका को देखिए, ये भी एक कंटिनेंट है, तो एंटार्क्टिका भी कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न हेमिस्फीयर। कौन सा कंटिनेंट है सदर्न हेमिस्फीयर में? एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है एंटार्क्टिका। तो ये दोनों कंटिनेंट कहाँ पे है हमारे? सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। अब ओशंस, आप मेजर ओशंस के नाम भी यहाँ पे देख सकते हो। ओशंस कौन कौन से हैं? देखो, 5 ओशंस है मेजॉरिटी। देखिए, एक तो ये पैसिफिक ओशन, देखिए कितना है, सब फैला हुआ है, ये पूरा पैसिफिक ओशन। ठीक, ये वाला, ये इधर पूरा पैसिफिक ओशन, और इसको घूम के वापस आएंगे तो ये भी पैसिफिक ओशन। ठीक है। तो पैसिफिक ओशन जो है बिगेस्ट ओशन है। ठीक है। और सर्कुलर शेप में है, क्योंकि ये चारों तरफ अर्थ के फैला हुआ है, तो इसलिए इसको सर्कुलर है इसकी शेप। और सेकंड कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। इसकी शेप देखिए, एस शेप है। ठीक है। एस की शेप में कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। ठीक है। और कौन सा ओशन आपको दिखाई दे रहा है? एक ये देखिए ऊपर, आर्कटिक ओशन। कहाँ पे है ये? नॉर्थ पोल के पास में है आर्कटिक ओशन। और ये भी पूरा आर्कटिक ओशन ही है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है। ये कहाँ? पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है ना, देखिए यहाँ यहाँ के, फिर ये पैसिफिक है, कनेक्ट हो जाएगा पैसिफिक ओशन से। तो एक लाइन आपको पढ़ी थी लास्ट वाली स्लाइड में, ये जो सारे ओशंस हैं, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी ना किसी वे से। जैसे कि आर्कटिक से ये कनेक्टेड है पैसिफिक, ये इधर सदर्न ओशन है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इंडियन ओशन है, ये भी कनेक्टेड है, और ये पैसिफिक ओशन है, और इधर आर्कटिक ओशन है, ये देखिए अटलांटिक से भी कनेक्ट है। ठीक है। तो सारे ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड है।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। हमने कंटिनेंट पढ़े अभी। कंटिनेंट कितने हैं? देर आर 7 मेजर कंटिनेंट। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ठीक है, दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। जो हमारे कंटिनेंट है, बड़े बड़े वाटर बॉडीज, बीच में सीज है। तो कैसे लार्ज बॉडी क्या है हमारी, जो वाटर लार्ज वाटर बॉडीज क्या है, ये ओशन है। तो इनको कंटिनेंट को कौन अलग करता है? ओशन से अलग करता है, बीच में ओशन है बड़े बड़े। ठीक है, अभी फर्स्ट कंटिनेंट के बारे में हमने वैसे बताया है लास्ट स्लाइड में, फिर से देखते हैं। एशिया लार्जेस्ट कंटिनेंट है। इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड। 1/3 यानी कि पूरी लैंड एरिया जो हमारे 7 कंटिनेंट है उसका 1/3 तो अकेला एशिया ही है। 1/3 इन एशिया। ठीक है, एरिया ऑफ द अर्थ, अर्थ का 1/3 एरिया एशिया में ही है ओनली। कहाँ लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। हमने आपको अभी दिखाया था। कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? ये करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, आप ये देखिए, ये एशिया है, दिस इज आवर एशिया। और ये क्या है? ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री। इधर क्या है? वेस्ट, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इधर क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो एशिया कहाँ पे है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो कहाँ लाई करता है एशिया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू दिस कंटिनेंट। एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, ये आपने देखा। ये देखिए, कहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन एशिया को कट कर रही है, यस, तो एशिया से जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके हर चीज को मैप में आपको देखना है ताकि ये आपको याद रहे। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। यूरोप से सेपरेट होता है एशिया। ठीक है, कैसे? बाई यूराल माउंटेन्स ऑन दी वेस्ट। ठीक है, तो यूराल माउंटेन कहाँ है? एशिया के वेस्टर्न पोर्शन पे, और इसके इधर क्या है? यूरोप है, और इधर ये एशिया है। तो कौन सा माउंटेन अलग करता है दोनों कंटिनेंट को? यूरोप कंटिनेंट है और एशिया एक कंटिनेंट है। कौन सा जो हमारा माउंटेन है वो अलग करता है? एशिया एंड यूरोप को अलग करता है यूरल माउंटेन्स। ठीक है, यूरल माउंटेन्स बोलते हैं बेसिकली इसको। ठीक है, तो यूरल माउंटेन्स सेपरेट करता है एशिया एंड यूरोप को। ठीक है, द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। ठीक है, ये तो आपको पता है, यूरोप प्लस एशिया मिलके क्या बन गया? यूरेशिया। ठीक है, ये हमने आपको अभी डिस्कस भी किया था। अभी हम नेक्स्ट कंटिनेंट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज अफ्रीका। ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर एशिया। इक्वेटर रन्स थ्रू ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द कंटिनेंट। इक्वेटर जो है इसके मिडिल से जाती है। ठीक है, हमने आपको दिखाया भी अभी। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यानी कि इक्वेटर से ऊपर वाला जो एरिया है नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पार्ट है, थोड़ा पार्ट सदर्न में भी है। ठीक है, इट इज़ द ओनली कंटिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों पास होती हैं। हमने आपको दिखाया था अभी तीनों की तीनों कौन कौन सी लाइंस लैटिट्यूड से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों पास होती है। कहाँ से? अफ्रीका से। ये अकेला एक ऐसा कंटिनेंट है जिससे ये तीनों जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो पास होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड का नंबर बताओ क्या हो सकता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5। कहाँ पे? नॉर्थ। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है बताइए? दिस इज 23.5 बट साउथ। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है आपको, ऐसे रिवाइज करते चलना है हमेशा। जब कोई पुरानी बातें अगर आती हैं तो उसको रिवाइज करना है। ये सब हमने आपको लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। पिछले जो लेक्चर्स हैं ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं, उसमें ये सब हमने कवर किया है। द सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? सहारा डेजर्ट अफ्रीका में। वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, कहाँ पे लोकेटेड है? अफ्रीका में। ठीक है, द कंटिनेंट इज बाउंड बाई ऑन ऑल साइड बाई ओशन एंड सीज। जो अफ्रीका है वो सारी चारों डायरेक्शन से सी और ओशन से घिरा हुआ है, बेसिकली ये कह रहा है। ठीक है, तो बाउंड बाई मीन्स चारों साइड से ओशन है इसके। अब ये देखते हैं हम कैसे ये कहना चाह रहा है, क्या है मतलब इसका, मतलब इस सेंटेंस का। अफ्रीका के चारों साइड में ओशन है। देखिए अफ्रीका के इस साइड में क्या है? इंडियन ओशन। इधर क्या है? अटलांटिक।
इधर क्या है, सदर्न ओशन, यहाँ पे है, तो तीनों साइड तो हो गई। ये देखिए ये भी एक छोटा सा ओशन है, ब्लू पार्ट दिख रहा है तो मतलब ओशन है, ठीक है, इसका नाम है मेडिटेरियन ओशन। मेडिटेरियन ओशन, ये छोटा ओशन है इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बाकी ये चारों साइड से हो गया ना, अफ्रीका, अफ्रीका के चारों साइड में ओशन है, ठीक है, एक तरफ इंडियन ओशन है, इधर अटलांटिक, देन सदर्न ओशन, और ये मेडिटेरियन ओशन, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लो इन अफ्रीका, फ्लोज इन अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका से कौन सी रिवर जाती है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर, क्या नाम है, नाइल। नाइल इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, कहाँ से आती है, अफ्रीका से, ठीक है। अभी अगला कंटिनेंट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में हमने दोनों को बताया था आपको, दोनों एक दूसरे से एक नैरो बॉडी से जुड़े हैं, क्या नाम है उसका, पनामा से, पनामा इस्थमस, पनामा इस्थमस, इस्थमस कनेक्ट करती है, किस किस को कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है नॉर्थ अमेरिका को एंड साउथ अमेरिका को, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कौन सी इस्थमस कनेक्ट करती है, पनामा इस्थमस। थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लिंक टू साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से लिंक है बाई ए वेरी नैरो स्ट्रिप लैंड कोल्ड इस्थमस ऑफ पनामा, अभी डिस्कस किया है। द कंटिनेंट लाइज कंप्लीटली इन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, तो कहाँ पे लाई करता है, नदर्न हेमिस्फीयर में, और ईस्ट वेस्ट में कौन से में, वेस्ट में। अभी आपको दिखा देते हैं, जस्ट सी, ये देखिए कौन सा कंटिनेंट की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है। कहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा कंट्री, ये है इक्वेटर, 0 डिग्री, कहाँ है इसके, नॉर्थ में है, तो कौन से हेमिस्फीयर में हो गया, नदर्न में। और ये देखिए ये कौन सा है, ये 0 डिग्री, इसके कहाँ है, वेस्ट में है, तो कौन सा हेमिस्फीयर हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो दो तरीके से हम किसी भी कंटिनेंट को या किसी भी कंट्री को डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वो ईस्ट में है या वेस्ट में है, ठीक है, एक डिवाइड हो गया, और दूसरा नॉर्थ में है या साउथ में है, ठीक है। हमने दो डिवाइड किए थे ना, दो तरीके से हम अर्थ को डिवाइड कर सकते हैं मिडिल से, एक तो ये इक्वेटर के थ्रू, ये हमने मिडिल लाइन ले ली अर्थ की, दिस वन, ये क्या है इक्वेटर, तो ये नॉर्थ हो गया क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, इधर क्या है नॉर्थ है, और ये क्या हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये क्या है सदर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही दूसरा तरीका भी है अर्थ को डिवाइड करने का, ये तो हमने लैटिट्यूड से डिवाइड किया, कौन से लैटिट्यूड से, 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर। लेकिन एक ये भी तो तरीका है जब हमने बताया था लॉन्जिट्यूड्स, ये लॉन्जिट्यूड्स हो गए, इसके इस साइड में कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, तो ये क्या हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, तो ये क्या हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसे ही करके हम किसी भी कंटिनेंट को देख सकते हैं कि वो कौन से स्फीयर में है, ठीक है, हेमिस्फीयर में। जैसे कि हमारा एशिया है, कौन से में है, नदन में है ऐसे तो, और ऐसे कहाँ है, ये ऐसे ईस्ट में है। तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है, वेस्ट में है, और इधर से नॉर्थ में है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 3 ओशन सराउंड दिस कंटिनेंट, इस कंटिनेंट के चारों तरफ 3 ओशन है इसकी साइड में, ठीक है, ये आप चेक कर लेना उसमें, मैप में आप देखेंगे। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन सदर्न, अच्छा नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे लाई करता है, नदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन साउथ अमेरिका एंड मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में, थोड़ा सा पार्ट नदर्न में भी है, ठीक है। एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, एंडीज क्या है, माउंटेन रेंज है, ठीक है, जैसे हमारा हिमालय है ना, हिमालयन रेंज है, ऐसे फैली हुई है इंडिया के चारों तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही एंडीज भी एक माउंटेन रेंज है, लेकिन ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है। कहाँ से जाती है, ये जाती है साउथ अमेरिका से, रन्स थ्रू द लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, अच्छा वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है यहाँ पे, कौन सी, अमेजोन। देखो लॉन्गेस्ट कौन सी थी, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, कहाँ पे है, अफ्रीका में, अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन लार्जेस्ट कौन सी, ये क्या है, लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी है, लेकिन लार्जेस्ट यानी कि बड़ी, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों में फर्क है, क्या नाम है, अमेजोन,
कहाँ है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आप इसको बार बार देखेंगे मैप में तो आपको याद होंगी चीज़ें। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे। इस लेक्चर को आप दोबारा देख सकते हैं, जब दोबारा देखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी अच्छे से। अभी नेक्स्ट कंटिनेंट यूरोप। अब यूरोप तो बहुत छोटा सा कंटिनेंट है, हमने आपको दिखाया था एशिया के बिल्कुल साइड में, मच स्मॉलर देन एशिया। ठीक है, कंटिनेंट लाइज इन वेस्ट एशिया। ठीक है, कहाँ पे है? ये हमारा एशिया था, इधर इधर क्या था? यहाँ पे था ये यूरोप। तो ये एशिया के कौन सी साइड हो गया? वेस्ट में। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, या ये एशिया है इधर, और ये क्या है? ये है यूराल माउंटेन, यूरल माउंटेन्स, और ये क्या है? यूरोप। तो एशिया के कौन सी साइड में है? वेस्ट में। ठीक है, कंटिनेंट लाइज टू वेस्ट ऑफ एशिया। आर्कटिक सर्कल पास होता है इससे, हमने आपको बताया था, इससे आर्कटिक सर्कल पास होता है। ठीक है, इट इज बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड। तीन साइड से वाटर बॉडीज हैं इसकी साइड में। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आप इसके तीनों साइड में, एक साइड अटलांटिक है, दूसरी साइड में कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन है। ठीक है, एक साइड में अटलांटिक है, एक साइड में आर्कटिक है, और एक साइड में मेडिटेरियन ओशन है। आप मैप में देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये देखिए, ये है हमारा यूरोप। ठीक है, और यूरोप, दिस इज यूरोप। इस साइड में क्या हो गया? आर्कटिक ओशन हो गया। इधर ये अटलांटिक हो गया, दिस वन, ये पूरा अटलांटिक है यहाँ भी। ठीक है, अटलांटिक ओशन। और इधर क्या है? ये मेडिटेरियन ओशन। तो तीन साइड से क्या हो गया? तीन साइड से ओशन से, ये हो गया सदर्न अमेरिका, यूरोप हमने कर लिया। अब हम एंटार्क्टिका पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड लास्ट, एंटार्क्टिका। ये भी एक लैंड मास ही है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एंटार्क्टिका कंटिनेंट है। ठीक है, तो ये हमारा सिक्स कंटिनेंट है कंप्लीटली। एंटार्क्टिका कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका दोनों हमने पढ़े थे, कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आते हैं। कौन से दो कंटिनेंट? एक तो एंटार्क्टिका और दूसरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों कहाँ पे है? सदर्न हेमिस्फीयर में, हमने आपको दिखाया था। ठीक है, ह्यूज कॉन्टिनेंट, बड़ा है काफी। अच्छा, साउथ पोल कहाँ पे है? इसी के अंदर है, ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका के सेंटर में कौन सा कॉन्टिनेंट है? जो सॉरी, जो साउथ पोल है किसके सेंटर में है? एंटार्क्टिका के। एज इट इज लोकेटेड इन साउथ पोलर रीजन। अभी साउथ पोलर में तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहेगी? यहाँ पे ये फ्रिजिड जोन है, तो इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। ठीक है, ये परमानेंटली आइस शीट से कवर्ड रहते हैं। ठीक है, नो परमानेंट। अब आइस शीट में वहाँ पे कौन रहेगा? इतना जो एक्सट्रीम वेदर है तो कोई वहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि कुछ कंट्रीज ने अपने रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं। ठीक है, एंटार्क्टिका में ऑलमोस्ट सभी जो बड़े कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज, उन्होंने वहाँ पे रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं। देखो, इंडिया के भी वहाँ पे दो रिसर्च स्टेशन हैं, उनके नाम है मैत्री एंड भारती। तो मैत्री एंड भारती क्या है? ये क्या है? एंटार्क्टिका के अंदर इंडिया के रिसर्च स्टेशन के नाम है। क्या नाम है? मैत्री एंड भारती। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, ये आपको पता है अभी तो। एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सराउंडेड बाई, सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाई ओशंस एंड सीज। ऑस्ट्रेलिया तो चारों साइड से सी से, तो इसीलिए इसको आइलैंड कंटिनेंट बोलते हैं। अगर कोई कंटिनेंट थ्री साइड से, थ्री साइड वाटर, तो वो क्या, वो होता है पेनिनसुला। पेनिनसुला। फोर साइड वाटर, वो क्या बन जाता है? आइलैंड। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? फोर साइड वाटर, तो क्या है ये? आइलैंड कंट्री है। ठीक है, छोटा कंट्री है, सॉरी कंटिनेंट है, और चारों साइड में वाटर है। अभी हमने आपको बता दिया है स्ट्रेट क्या होता है और इस्थमस क्या होता है। अब ये इस्थमस तो हमने आपको बता दिया, अब ये स्ट्रेट क्या होता है? ये क्या करता है? ये दो बिग लैंड मास jointed बाई नैरो लैंड। ठीक है, तो क्या है? ये जो नैरो लैंड है ये क्या है? इस्थमस। स्ट्रेट क्या होता है? बिग लैंड मास
jointed by narrow वाटर बॉडी। ठीक है, दो बड़े लैंड मास है, अगर उनको कोई नैरो लैंड ही जोड़ती है, कनेक्ट करती है, तो वो क्या है, इस्तेमस। बट अगर नैरो वाटर बॉडी कनेक्ट करे तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है स्ट्रेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट किस किस दो कंट्रीज को जोड़ता है, इंडिया एंड श्रीलंका। तो वो क्या है, पाक स्ट्रेट वाटर बॉडी है। ठीक है, आप इस पिक्चर में देखिए, आपको क्लियर होगा। ये देखिए, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये क्या है बीच में, इस्तमस। ठीक है, क्योंकि नैरो स्ट्रिप है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। देखिए वाटर की नहीं है, लैंड की ही, ये भी लैंड ही है, बस यहाँ थोड़ी नैरो हो गई है, पतली हो गई है, तो इसको क्या बोला गया, इस्तमस। वहीं अगर ये है, स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर, वाटर है यहाँ पे। ठीक है, वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशंस। ठीक है, तो स्ट्रेट क्या हो गया, ये देखिए, इधर इधर कौन सा स्ट्रेट, ये बे ऑफ बंगाल है, और इधर कौन सा है, इंडियन ओशन। ठीक है, तो जो पाक स्ट्रेट है वो किस किस को कनेक्ट करता है, देखो, वो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, लेकिन कनेक्ट किस किस को करता है, वो कनेक्ट करता है दो बड़े ओशन को। एक तो बे ऑफ बंगाल, और दूसरा कौन सा है, इंडियन ओशन। इन दोनों को कनेक्ट करता है, क्या नाम है, पाक स्ट्रेट। ठीक है, अब पाक स्ट्रेट से पाकिस्तान मत सोच लेना। ठीक है, पाक स्ट्रेट मीन्स श्रीलंका और इंडिया के बीच में। ठीक है, किस किस को कनेक्ट करता है, देखिए स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट आपको याद रखना है, स्ट्रेट कनेक्ट करता है वाटर बॉडीज को, दो बड़ी वाटर बॉडीज को। स्ट्रेट इज ए नैरो पासेज ऑफ वाटर, वाटर का ही होता है, कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है लाइक सीज एंड ओशन। और इस्तमस क्या होता है, इस्तमस ज्वाइन करता है दो लैंड बॉडीज को। ठीक है, लैंड मासिस को कनेक्ट करता है, ये भी लैंड है और ये भी लैंड है। यहाँ पे देखिए, ये ओशन है इधर, और इधर ये भी ओशन है। तो जो स्ट्रेट होता है वो ओशंस को कनेक्ट करता है, और जो इस्थमस होता है वो कनेक्ट करता है लैंड मासिस को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना जो स्फीयर है या डोमेन कहेंगे हम, उस पर चलते हैं। वो क्या था, हाइड्रोस्फीयर। बेसिकली इट बिलोंग्स टू वाटर वाला पार्ट, वाटर पार्ट। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज कोल्ड ब्लू प्लेनेट। क्यों कहते हैं अर्थ को ब्लू प्लेनेट, क्योंकि 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, और 29% जो है लैंड है। यानी कि जो कंटिनेंट है हमारे, 7 कंटिनेंट है, वो कितने परसेंट एरियाज में अर्थ के, ओनली 29% में। ठीक है, और जो वाटर बॉडी जो हमारे ओशन है, 7 ओशन, जो हमारे 5 ओशन है, वो अर्थ का 71% एरिया कवर करते हैं। कितना, 71%। तो यानी कि पानी ज़्यादा दिखाई देगा अगर हम सैटेलाइट से इमेजेस लें, या फिर हम स्काई में देखें, तो हमें ब्लू दिखाई देता है प्लेनेट, क्योंकि पानी ज़्यादा है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन की वजह से पानी का जो कलर है, वाटर का जो कलर है, वो हमें कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट वाटर इन ऑल द फॉर्म। ठीक है, ऑल द फॉर्म मीन्स कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तीन ही फॉर्म होती है। लिक्विड फॉर्म क्या है, वाटर है। सॉलिड फॉर्म आइस, एंड गैसियस फॉर्म क्या है, गैस फॉर्म में क्या है, गैस फॉर्म भी तो होती है, याद करो, वाटर वेपर। ठीक है, ए रनिंग वाटर इन ओशन एंड रिवर इन लेक्स। देखिए सारा वाटर है। ठीक है, ओशंस के अंदर वाटर है, जो लेक्स में है वो भी, आइस इन ग्लेशियर्स। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर जो है, इवन अंडरग्राउंड वाटर को भी काउंट किया गया है हाइड्रोस्फीयर में। वाटर वेपर इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर में वाटर का कौन सा फॉर्म मिलता है, वाटर वेपर। होल कंप्राइजेस हाइड्रोस्फीयर। ये सारा मिलके क्या बनाता है, ये सारा मिलके बनाता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब हाइड्रोस्फीयर के बारे में, अच्छा हमारे पास में, हमें ये पता चला 71% पानी है हमारे पास अर्थ के ऊपर, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे पानी की कमी है। ठीक है, ठीक है, ड्राई एरियाज बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे पानी भी नहीं मिल पाता, वी कांट फाइंड द पानी। पीने के पानी की भी दिक्कत होती है। वाई, तो ऐसा क्यों, जब इतना पानी है अर्थ पे, तो फिर भी पानी की दिक्कत क्या है। तो हमारे पास में जो पानी है ना, इतना 71%, जो सारा पानी है हमारे पास में, इसका इसका जो मैक्सिमम पार्ट है, वो तो हमारा ओशन में है। और ओशन का मैटर कैसे होता है, ये देखिए, मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर
अर्थ वाटर इज फाउंड इन ओशन। कहाँ पे मिलता है? ओशंस में। और वो तो सॉल्टी होता है, ओशन वाटर जो है साल्टी होता है, तो ह्यूमन यूज के लिए फिट नहीं होता है। इज टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज, यानी कि ह्यूमन यूज के लिए फिट नहीं है। तो 97% तो पानी नो यूज, समझ गए? तो उसका कोई यूज हो ही नहीं सकता है। तो बचा कितना? 3% ओनली। अब उस 3% में से भी ज्यादा से सबसे ज्यादा कहाँ पे है? आइस सीट, यानी ग्लेशियर जो है हमारे हिमालय, जैसे हिमालय के ऊपर ग्लेशियर्स है, ठीक है, जहाँ भी पहाड़ों पे जो ग्लेशियर्स है ना, माउंटेन्स पे जो हाईएस्ट माउंटेन्स है, वो ऑल ओवर द ईयर, ऑलमोस्ट फुल ईयर आइस कैप्स रहते हैं, ठीक है। तो वो जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस सीट्स हैं, मेजोरिटी ऑफ वाटर क्या है वहाँ पे? फ्रेश वाटर मिलता है, ठीक है। कुछ अंडरग्राउंड है और बहुत ही थोड़ा स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज। हेंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट, हम ब्लू प्लैनेट तो हैं बट वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। रीजन बीइंग दैट क्योंकि फ्रेश वाटर, जो वाटर तो है अर्थ के ऊपर काफी, लेकिन 97% जो वाटर है, मोर देन 97 एक्चुअली, 97 से भी ज़्यादा, वो क्या है? ओशन वाटर। अब वो क्या होता है? ओशन वाटर क्या है? सॉल्टी है। तो अब सॉल्टी वाटर को तो हम पी नहीं सकते, तो इसलिए वो अपने किसी काम का नहीं है। तो जो बचा कुछ है 2.5%, उसी से काम चलाना है। लेकिन ये जो 2.5% है, यानी कि जो 5 फ्रेश वाटर है, इसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? आइस शीट्स, या फिर मैं कहूँ ग्लेशियर्स। अब वहाँ पे थोड़ी ना पीने जाओगे आप पानी, तो ये भी बेकार है, ठीक है। ये भी अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है। कुछ ग्राउंड वाटर है, यानी कि जहाँ पे हम हैंड पंप लगाते हैं ना, ग्राउंड वाटर, या फिर जो आप एग्रीकल्चर में जो यूज करते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर इसको हम निकालते हैं, ये हमारे यूज का हो सकता है। और कुछ वाटर जो है रिवर्स में है, वो हमारे यूज में हो सकता है। या फिर जब रेन वाटर होती है तो रेन वाटर भी अपने काम में आ सकता है, ठीक है। तो रेन कहाँ से होती है? तो ये जो हमारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है, उसका हमने थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखा। आपको पता चला कि हम ब्लू प्लेनेट हैं, बट उसके बाद भी हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करना पड़ता है। वाटर शॉर्टेज वाले एरियाज बहुत हैं, ठीक है। तो अभी जानते हैं ओशन के बारे में, ठीक है। अभी हमने कंटिनेंट देख लिए, हाइड्रोस्फीयर भी देख लिया, अब हम ओशन बचा, अर्थ का एक पार्ट, हाइड्रोस्फीयर का ही एक पार्ट है ओशन, तो हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ओशंस आर दी मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। मेजर पार्ट क्यों है? क्योंकि 97% जो पानी है वो कहाँ है? ओशंस में। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये हमने पढ़ा, सब इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, ओशन वाटर जो है ऐसा नहीं है कि वो स्टेगनेंट है, एक जगह नहीं रहता है, वो हमेशा मूव करता था। उसकी मोशन क्या क्या है? एक तो वेव्स के फॉर्म में, वाटर वेव्स, ठीक है। आप जब बीच पे जाते हैं तो वेव्स जो आती है टाइड्स है एंड ओशन करंट्स है, तो आपको वेव्स मिलती है ना, वो पानी आगे आता है फिर पीछे जाता है, तो वो क्या है? वो वेव्स है, ठीक है। टाइड्स जो आता है, टाइड्स किसकी वजह से होता है? मून्स की वजह से, सन एंड मून, सन एंड मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से टाइड्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ओशन का जो वाटर है वो स्टेगनेंट नहीं है, ठीक है, वो हमेशा मूव करता रहता है, ठीक है। तीन उसकी जो मोशंस है वो कैसी कैसी है? एक तो वेव्स फॉर्म में वेव आती है, दूसरा टाइड्स, तीसरा ओशन करंट्स, ठीक है, वो ओशन के अंदर चलती है, ठीक है। तो 5 मेजर ओशन कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, अटलांटिक उससे सेकंड नंबर पे, और शेप क्या है इसकी? एस। और ये कौन सी शेप का है? सर्कुलर, हमने आपको डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। और इंडियन ओशन, ठीक है, ये अकेला ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे है। किस कंट्री के नाम पे है? हमारे इंडिया के नाम पे, ठीक है। सदर्न ओशन, ठीक है, और आर्कटिक ओशन। तो कौन कौन से मेजर ओशन हो गए? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक, ये हमारे 5 मेजर ओशन हो गए। ये देखिए इनकी लोकेशंस, ये देखिए पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे भी पैसिफिक है, ये सबसे बड़ा ओशन है। अच्छा, इस सदर्न ओशन को देखिए, ये जो 66.5, इसके पार में जो भी है ना, ये सब इसको क्या बोलते हैं? 60 के पार में जो ये इसके बाद में जो ओशन है, ये सब क्या है? सदर्न ओशन। ये
कन्वेंशन से डिसाइड किया गया कि इसके नीचे जो भी वाटर बॉडीज है वो सब क्या बोलेंगे उसको सदर्न ओशन। अब ये क्या है, अटलांटिक ओशन एस सेप, ये हमारा इंडियन ओशन ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर लाइक दैट, ठीक है, और ये पैसिफिक है, और ये हमारा आर्कटिक, ठीक है। तो ये हमारे मेजर ओशन हो गए। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन, सबसे लार्जेस्ट है, स्प्रेड ओवर वन थर्ड ऑफ द अर्थ, जैसे ये भी अर्थ के वन थर्ड पार्ट पे फैला हुआ है, वन थर्ड पार्ट। अभी आपने एशिया को पढ़ा था, तो एशियन कंटिनेंट भी वन थर्ड पे था। जो हमारा लैंड मास है उसका वन थर्ड क्या है, एशिया है। यानी कि जो लैंड जितना भी है अर्थ के ऊपर, उसमें वन थर्ड तो एशिया के अंदर है। ऐसे ही जितना पानी है, जितना वाटर है ना अवेलेबल ओशंस के अंदर, उसका वन थर्ड कहाँ पे है, पैसिफिक में है, ठीक है। तो बिगेस्ट कंटिनेंट कौन सा था, एशिया, और बिगेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन, ठीक है, स्प्रेड ओवर वन थर्ड ऑफ द अर्थ। अच्छा, मरियाना ट्रेंच हमने एक बार डिस्कस किया था अभी इस चैप्टर के फर्स्ट में, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का सबसे गहरा पार्ट है, ठीक है, सबसे डीप ट्रेंच है। नाम क्या है, मरियाना ट्रेंच, कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, क्या है, सर्कुलर इन शेप। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड्स इट, यानी कि पैसिफिक ओशन जो है उसके चारों साइड में कौन से कंटिनेंट है, ये देखिए। ये सब आपको मैप में देखना है। जब आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप देखते हैं ना, कि इस कंटिनेंट के इस तरफ ये वो, तो आपको हमेशा मैप को देखना है ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। ये हमारा पैसिफिक ओशन है, और ये घूम के ये वाला भी पैसिफिक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये चार कंटिनेंट के नाम बता रहा है आपको, ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट, इसके चारों ओर से घेरते हैं इसको, ठीक है, ये बोल रहे हैं। अभी हम इसमें देखते हैं क्या सच में ऐसा। नॉर्थ अमेरिका, ये देखिए, यहाँ नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, और इस साइड में कौन सा, एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया। तो हो गया ना, चारों जो कंटिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये किसको कवर करते हैं, ईस्ट पैसिफिक को चारों साइड से। सराउंडिंग में कौन कौन से हो, उसके सराउंडिंग में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा ओशन है हमारा, नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशन, दिस इज अटलांटिक। अटलांटिक हमने देखा सेकंड लार्जेस्ट, एस शेप में है, वो भी हमने आपको दिखाया। अच्छा, इट इज फ्लैंक्ड बाई नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एक साइड में क्या है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, कौन सी साइड में, वेस्ट वाली साइड पे, यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। ये हमें आपको देखना पड़ेगा, हम ये मैप में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अटलांटिक ओशन है, इसको रब करते हैं, लेट्स सी, ये देखिए, ये है अटलांटिक, शेप क्या है, ऑलमोस्ट एस। ये इसकी अटलांटिक के, ये क्या है, वेस्टर्न, वेस्ट साइड में कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और इधर ईस्ट में कौन कौन से, अफ्रीका और यूरोप, ठीक है। तो वेस्ट साइड, अटलांटिक के वेस्टर्न साइड में कौन है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। डायरेक्शन आप याद रखिएगा, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। नॉर्थ, अगर नॉर्थ इधर है तो हमारे लेफ्ट में क्या होगा, वेस्ट, और राइट में ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ से वेस्ट और ईस्ट कैसे पता करते हैं, हमें बस नॉर्थ डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर हमें नॉर्थ पता है तो ईस्ट वेस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज ये अटलांटिक, ये नॉर्थ, ये साउथ, लेफ्ट वेस्ट, राइट में ईस्ट, ठीक है। तो अटलांटिक के वेस्ट में कौन कौन से कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ईस्ट में कौन कौन से कंटिनेंट है, यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है। चलिए, तो ये हमें अटलांटिक ओशन के बारे में आपने पढ़ा भी। और कोस्ट लाइन, ये देखिए, कोस्ट लाइन जो होती है, जो कोस्ट लाइन अटलांटिक की, कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली हाईली इंडेंटेड। अब ये इंडेंटेड क्या होता है, ठीक है। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन ऑफ फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स, ठीक है। नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े शिप आते हैं, वो सब क्या होते हैं, हार्बर्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये देखिए, इसकी जो कोस्ट लाइन है ना, ये कोस्ट लाइन, ये काफ़ी इरेगुलर है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी। इंडेंटेड क्या होती है, इंडेंटेड जो कोस्ट लाइन है, इंडेंटेड
इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि ट्रेडिंग ऐसे लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके की कोस्ट लाइन। तो इसमें क्या है कि इसमें एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इसमें जो शिप्स आते हैं ना बड़े बड़े, वो अंदर तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोस्ट बना देंगे तो अंदर आना आसान है। फिर यहाँ से जो हमारा कार्गो आएगा वो सब हम पोर्ट कर सकते हैं ट्रक या किसी और उससे, तो डायरेक्टली यहाँ आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अंदर तक जाता है कंट्रीज में। तो ये इंडेंटेड कोस्ट लाइन का एक फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे जो हमारे कोस्ट के पास में जो हमारे हार्बर्स हम बनाते हैं ना, पोर्ट जो बनाते हैं बेसिकली, वो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, कार्गो जो मतलब नेवी का डेवलपमेंट काफ़ी हो सकता है, ठीक है, और बड़े बड़े पोर्ट बन सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे पोर्ट बड़े बड़े हैं तो फिर ये बिजी तो होगा ही, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा शिप्स आएंगे, इसीलिए इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। क्यों बिजी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये है अटलांटिक ओशन, इसके चारों साइड में कंट्रीज देखिए, ये देखिए यूरोप और ये नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका में यूएस से, एंड ये कनाडा, यहाँ पे कनाडा है, ये दोनों ही डेवलप्ड कंट्री हैं। तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, शिप्स आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती है, ठीक है, इवन यहाँ से भी यूरोप में आते हैं, यहाँ से भी, ठीक है, और अफ्रीका में भी ये सामान बेचने के लिए अपना ट्रक्स लेके जाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये जो है इसमें ऑलमोस्ट हमेशा ही मूवमेंट रहता है, तो इसलिए क्या है, ये मोस्ट बिजीएस्ट ओशन है। रीज़न, यहाँ पे जो ट्रेडिंग की वजह से और इंडेंटेड कोस्ट लाइन की वजह से शिप्स का आना जाना लगा रहता है, तो ये क्या है, बिजीएस्ट ओशन। अब आ जाइए इंडियन ओशन पे। आपको पता है कि इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, दैट इज इंडिया, इंडिया के नाम पे है। और कोई भी ओशन है जैसे पैसिफिक है, किसी कंट्री के नाम पे नहीं है, ठीक है, सदर्न ओशन है, अटलांटिक है, वो किसी कंट्री के नाम पे नहीं है, उनके अपने नाम। बट इंडियन ओशन क्या है, इंडियन ओशन हमारे कंट्री के नाम पे है। रीजन बीइंग दैट, क्या रीजन है उसका, हमारी जो कोस्ट लाइन है ना, उस कंट्री के आसपास में, उस हमारा जो कंटिनेंट, जो हमारा कंट्री है, ये कोस्ट लाइन जो है इस एरिया में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है हमारी, और हम यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्री है। ये देखिए बाकी यहाँ पे छोटे छोटे से कंट्री है, ऐसे छोटे छोटे से, ठीक है, ओमान है, सऊदी है, ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान है यहाँ छोटा सा इधर, ठीक है, ये छोटे छोटे कंट्रीज है, ठीक है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे कंट्रीज हैं, यही सिर्फ एक बड़ा कंट्री है यहाँ पे, और हमारी कोस्ट लाइन भी सबसे बड़ी है यहाँ पे। तो इसलिए इंडिया की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए इस ओशन का नाम भी हमारे कंट्री के नाम से दिया गया है। क्या नाम है, इंडियन ओशन, ठीक है, समझ गए आप। अब ये देखिए, शेप ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, ठीक है, इन द नॉर्थ, नॉर्थ में क्या है, बाउंड बाई एशिया, नॉर्थ में क्या है इंडियन ओशन के, एशिया है, ठीक है, एशिया का ही तो पार्ट है इंडिया। वेस्ट में क्या है, वेस्ट में हमारे अफ्रीका है, इंडियन ओशन के वेस्ट में अफ्रीका है, और ईस्ट में क्या है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब ये सदर्न ओशन, सदर्न ओशन कहाँ पे है, 60 डिग्री लेटीट्यूड के नीचे जितना भी पानी है वो सब क्या है, सदर्न ओशन, ठीक है। तो सदर्न ओशन एनसर्कल द कंटिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड, यानी कि नॉर्थ पोल तक, 60 डिग्री लैटिट्यूड से लेके, और साउथ में जितना भी आपको वाटर मिलेगा वो कहाँ पे आता है, वो सदर्न ओशन में आता है। अब लास्ट ओशन पढ़ते हैं, दैट इज आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, यानी कि आर्कटिक सर्कल कहाँ पे है, नॉर्थ में है, नॉर्थ पोल के पास में है, एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल के पास में कौन सा ओशन है, आर्कटिक ओशन। इट इज कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है बाई ए नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है, अभी दिखाता हूँ आपको। इट इज बाउंड बाई नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। जो आर्कटिक ओशन है, इसको कौन कौन से कंटिनेंट टच करते हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों ही टच करते हैं, तो इसको एक साथ में बोल दिया इन्होंने, यूरेशिया, ठीक है। तो अभी हम आपको मैप में शो करते हैं, ये देखिए आर्कटिक ओशन, ये है, दिस इज आवर आर्कटिक ओशन। तो कौन कौन से कंटिनेंट टच कर रहे हैं, एक तो यूरोप टच कर रहा है और एशिया भी करता है, ये भी तो है, और यहाँ पे ये पूरा क्या है, आर्कटिक ओशन। तो टोटल दोनों को मिला के यूरेशिया, यूरेशिया टच करता है एंड नॉर्थ अमेरिका टच करता है। अच्छा, ये एक स्ट्रेट की बात कर रहे थे, ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट है, कहाँ पे कनेक्ट है, ये देखिए यहाँ तक है, और ये क्या है इधर, ये पैसिफिक है,
दिस इज पैसिफिक एक्चुअली। ये जो बॉडी है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट, ये है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन से किस से कनेक्ट, कौन से स्ट्रेट से कनेक्ट है? बेरिंग स्ट्रेट से। स्ट्रेट का आपको पता है क्या होता है? स्ट्रेट का मैंने आपको बताया था, जब दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला छोटा वाटर बॉडी होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये देखिए छोटा सा ये चैनल निकला हुआ है, ये पानी है छोटा सा, और ये कौन सा ओशन है? ये आर्कटिक है, आर्कटिक। और ये क्या है? ये पैसिफिक ओशन। तो इन दोनों को कौन सी बॉडी कनेक्ट कर रही है? इस बॉडी को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो ये बेरिंग स्ट्रेट है। तो हमारे ओशन कंप्लीट हो गए हैं। हमने जो 5 ओशन थे उनके बारे में जान लिया, हमारे 7 कंटिनेंट है उसके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। जो हमारे मेजर डोमेन्स थे उसमें से हमने जो 2 डोमेन थे उसके बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट बचा कौन सा? एटमॉस्फेयर। यानी कि ये किससे रिलेटेड है? एयर से रिलेटेड भी डोमेन है, गैस, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे। अर्थ इज द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैसेस कोल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ कौन सी क्या है? गैस लेयर है, ठीक। जिसको हम देखते हैं स्काई की साइड में देखते हैं वो पूरा क्या है? एटमॉस्फेयर। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ। हमें ब्रीदिंग के लिए एयर कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है, ठीक है। और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज। सनरेज की जो हार्मफुल रेज आते हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज जिनको आप बोलते हैं, उससे हमें कौन बचाता है? एटमॉस्फेयर ही बचाता है, ठीक है। अच्छा, हाइट ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर की हाइट तक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर, ठीक है। कौन सी कहाँ तक है हमारा? 1600 किलोमीटर की हाइट तक हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अच्छा, अब एटमॉस्फेयर का हमने ये देख लिया। अब मेन क्या है इसमें? एटमॉस्फेयर अब इतना बड़ा है तो उसको एक साथ में तो कर नहीं सकते, इसलिए उसको लेयर्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ लेयर्स क्या है? 5 लेयर में बेसिकली डिवाइड किया हमने, ठीक है। तो जो 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स है एटमॉस्फेयर की वो कौन कौन सी हैं? आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे हो। नंबर 1 पे सबसे पहली लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, वन लेयर। सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसो, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये क्या हो गए? हमारे एटमॉस्फेयर के पार्ट हो गए, ठीक है। ये लेयर्स हो गए बेसिकली 5 लेयर्स में, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, 5 लेयर्स में बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा इसके बेस पे ट्रोपोस्फेयर बोल दिया, फिर यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज है, ये स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ये मेसोस्फेयर हो गया, इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज थी, ये थर्मोस्फेयर हो गया, यहाँ पे कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, और यहाँ एक्सोस्फेयर हो गया। उसके बाद में क्या आता है? आउटर स्पेस, ठीक है। उसके बाद वाले स्पेस की ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है हमारे पास में, ठीक है। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से स्टार्टिंग से लेके क्या क्या है इनके नाम? सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, दिस इज थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये हमारी 5 लेयर्स हो गई है, ठीक है। अब इनका कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन से आप क्या समझते हो? मतलब कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेज है, क्या है एटमॉस्फेयर? कंपोजिशन क्या होता है कि आप किसी चीज का कंपोजिशन पढ़ने का मतलब है कि उसके अंदर की स्ट्रक्चर को आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की कंपेरिजन कंपोजिशन को हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेज है। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा कौन कौन सी गैसेज है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, दिस इज नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। अब आप काउंट करेंगे 78% और 21%, 99% तो यही हो गया, ठीक है। अब बचा कितना? 1%। 100 में से 99 का कितना बचा? 1%। 1% में बाकी सारी गैसेज है, ठीक है। अब देख लें कितनी। तो दो मेन गैसेज है हमारी एटमोसफेयर की। तो सबसे जो मेन गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ये देखिए 78%, ऑक्सीजन 21%, और अदर गैसेस लाइक CO2, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला है आर्गन एंड अदर 1% ऑफ वॉल्यूम। बाकी सारी जो भी हैं
उनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बाकी और गैसेज हैं, आर्गन है और बहुत सारी गैसेज हैं, वो सब क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ। मतलब ऑक्सीजन से क्या है, ब्रीथ ऑफ लाइफ मीन्स ऑक्सीजन से ही तो हम ब्रीदिंग करते हैं। हमें ब्रीदिंग के लिए कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन किस लिए चाहिए, प्लांट जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो उसको क्या चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए। वो अमीनो एसिड्स कहाँ से बनते हैं, वो बनते, या प्रोटीन्स चाहिए हमें, प्रोटीन चाहिए ना, प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स बनते हैं नाइट्रोजन से। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करती है, ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लाइफ की ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, नाइट्रोजन। ठीक है, तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट गैसेस कौन सी हो गई, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन। ठीक है, ये दोनों हो गई, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हम ये पढ़ते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हमने जान लिया, ऑक्सीजन से हम ब्रीदिंग के लिए हमें इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट हो गई। नाइट्रोजन हमने पढ़ लिया ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो नाइट्रोजन। अब ये CO2 का क्या काम है, देखो, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, मतलब कि बहुत ही थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी बताते हैं आपको कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें जो हमारी अर्थ है उसको लाइट कहाँ से मिलती है, ये हमारा सन है ऊपर, और ये हमारी अर्थ है इधर, ये हमारा लैंड है। तो ये सनलाइट आ रही है इधर। ठीक है, तो जब सनलाइट किसी बॉडी पे पड़ेगी तो वो क्या होगी, हीट होगी, हीटेड। और कोई भी हीटेड बॉडी जो होती है, कोई भी बॉडी अगर हीटअप हो जाती है, और अगर कोई चीज़ गर्म हो जाएगी तो वो क्या करेगी, वो फिर रेडिएशन करेगी। तो ये रेडिएशन करेगी फिर से, जैसे सन हॉट बॉडी है तभी तो वो रेडिएशन कर रहा है, लेकिन सन ने क्या किया, अर्थ को भी वार्म कर दिया, गर्म कर दिया, तो अर्थ भी रेडिएट कर दिया। तो ये क्या है, अर्थ का रेडिएशन है। तो अर्थ का रेडिएशन कुछ तो बाहर चला जाएगा, लेकिन इस कुछ रेडिएशन को हमारी अर्थ के CO2 कैप्चर कर लेती है, CO2 एटमोसफियर में। ठीक है, तो CO2 कैप्चर मतलब कि बाहर नहीं जाने देगी। तो आपको समझ में आ गया CO2 क्या कर रही है। अब ये कैप्चर करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखिए, कैप्चर करने से ये फ़ायदा हुआ कि जो हीट हमारी बॉडी, हमारी अर्थ ने वापस रेडिएट की, ये जो हीट जा रही है, इसको किसने ट्रैप कर लिया एटमोसफेयर में, इसको ट्रैप कर लिया, ट्रैप्ड किसने, CO2 ने। अब ये हीट अगर यहीं पे ट्रैप रहेगी तो ये थोड़ा सा एटमोसफेयर को क्या करेगी, गर्म कर देगी, एटमोसफेयर को हॉट रखेगी, ठीक है, वार्म रखेगी। ठीक है, तो जो हमारा एटमोसफेयर है वो थोड़ा सा वार्म रहता है, ठीक है, गर्म रहता है, किसकी वजह से, CO2 की वजह से, क्योंकि वो क्या करती है, जो हमारी अर्थ हीट रेडिएट करती है उसको कैप्चर कर लेती है। अगर CO2 ये हीट कैप्चर ना करे तो क्या होगा, अर्थ फ्रोजन हो जाएगी पूरी। ठीक है, क्योंकि जितना अमाउंट अर्थ सन से हीट लिया, उससे अर्थ हीटेड हुई और फिर वो वापस एटमॉस्फेयर में वापस भेज देगी हीट को। तो क्या है कि अर्थ का जो अर्थ है वो वार्म हो ही नहीं पाएगी, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो पूरी अर्थ जो है फ्रिज हो जाएगी, पूरी फ्रिजिड हो जाएगी, जैसे हमारा पोल्स पे है ना, ठीक वैसे ही हमारा पूरी अर्थ पे हो जाएगा, तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो पता चला आपको, तो लाइफ के लिए CO2 भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो इम्पोर्टेंस है वो भी उतना ही है जितना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से जो अर्थ की रेडिएटेड हीट रेडिएटेड बाई अर्थ, इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाई अर्थ, देयर बाई कीपिंग द प्लेनेट वार्म। इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अभी प्लांट की ग्रोथ के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट काम है उसका वो है कीपिंग द अर्थ वार्म, अर्थ को वार्म रखती है। ठीक है, अभी एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टीज, यानी कि एटमॉस्फेयर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या है। अच्छा, डेंसिटी पता है आपको, डेंसिटी मीन्स जो एयर की प्रेजेंस है वो है एटमॉस्फेयर की डेंसिटी। अभी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद द हाइट, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, ऊपर जाते हैं, बेसिकली जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो गैसेज है हमारी वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है ग्राउंड पे, एक सर्टेन हाइट तक पाई जाती है ग्राउंड के आसपास में। ठीक है, लेकिन अगर हम
सी लेवल पे मैक्सिमम पाई जाती है। सी लेवल, इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल यानी कि ग्राउंड पे, एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। अब डेंसिटी कम हो जाएगी तो डेंसिटी कम होने का क्या मतलब, यानी कि जो हमारी जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनकी जो प्रेजेंस है वो कम हो जाएगी, तभी तो डेंसिटी कम हुई। डेंसिटी कम होने से वो गैसेज वगैरह की जो प्रेजेंस है वो कम हो जाएगी, यानी कि जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारी ऑक्सीजन कम हो जाएगी, नाइट्रोजन भी कम हो जाएगी, ठीक, ऐसे करके ये सब डेंसिटी घटने से ये ऑक्सीजन कमी हो जाएगी। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की कमी है तो हमें सांसें लंबी खिंच के आने लगेंगी, ठीक है। दैट इज द रीजन क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर, यानी कि ऊपर जब क्लाइंबर्स क्या करते हैं, वो बड़े बड़े माउंटेन्स पे ट्रैकिंग करते हैं, बेसिकली चढ़ाई करते हैं उनके ऊपर। तो जब वो माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट के बाद में डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाएगी, तो आप ब्रीद भी नहीं कर पाओगे, और ब्रीद नहीं कर पाओगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं क्लाइंबर्स जो है, जब क्लाइंबिंग करते हैं माउंटेन्स को तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर का क्या होता है, ये तो हमने डेंसिटी पता कर लिया, डेंसिटी ऊपर जाते हैं तो हाइट पे अगर जाते हैं तो कम होती है, ठीक है। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर भी कम होता है। इसीलिए पहाड़ों पे क्या होती है, जब आप माउंटेन्स के ऊपर, हिमालय पे क्या है, वहाँ पे आइस क्यों है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम है, इसलिए तो वहाँ आइस है। आइस कैसे फॉर्म होती है, 0 डिग्री से नीचे अगर टेम्परेचर जाएगा तो आइस फॉर्म होती है। तो जितने बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, 8000 मीटर ऊपर जब जाओगे आप, 8 किलोमीटर लगभग, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्रिज्ड हो जाएगा सब, इसलिए वहाँ पे क्या है, आइस फॉर्म होती है, ठीक है। द एटमोसफियर एग्जैक्ट प्रेशर ऑन अर्थ। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको समझिए, ये समझने की है तो आपको इसको ध्यान से सुनना है। मैं आपको ट्राई करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने का। देखिए, एटमोसफियर में क्या है, गैसेज है, ठीक है। अब गैसेज है तो ये हमारी अर्थ है, सपोज आप ये देखिए, ये हमारी अर्थ है पूरी, दिस इज अवर अर्थ, और ये पूरा एटमोसफियर है पूरा, ठीक है। अभी यहाँ पे गैसेज है, अभी देखिए यहाँ पे गैस अलग होगी, अब यहाँ पे हम खड़े हैं, कोई पर्सन खड़ा हुआ है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो ठीक है। अब ये जो गैसेज है ये अर्थ के ऊपर क्या करती है, प्रेशर प्रेशर लगाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई अलग गैस है, यहाँ पे हो सकता है नाइट्रोजन ज़्यादा, ऑक्सीजन, यहाँ पे कुछ अलग गैस होगी, यहाँ पे कुछ अलग होगा। स्ट्रक्चर, एटमोसफियर का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली अलग अलग होता है हर जगह। अभी ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे 71% ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 71% ही होगी, यहाँ पे हो सकता है 68% हो, यहाँ पे हो सकता है 60% नाइट्रोजन हो और ऑक्सीजन ज़्यादा हो, ठीक है। तो क्या है, ये स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो स्ट्रक्चर अगर बदलेगा तो ये स्ट्रक्चर, यही तो जो डेंसिटी की वजह से तो प्रेशर ही लगता है हमें। अब हमें डेंसिटी की वजह से प्रेशर लग रहा है, वो डेंसिटी क्या हो रही है, एटमोसफियर की जो डेंसिटी है वो चेंज हो जा रही है, यानी कि सेम नहीं है हर जगह, अलग अलग है, ठीक है। अगर डेंसिटी हमारी डिफरेंट डिफरेंट है अर्थ के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ है, एक कोई पर्सन खड़ा हुआ है, एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो ये जो प्रेशर है ये भी अलग अलग होगा, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कुछ P1 होगा, यहाँ P2 होगा, ठीक है। ऐसे ही कहीं और जाओगे तो P3 हो सकता है। तो यानी कि अर्थ के ऊपर जो प्रेशर होता है वो सेम नहीं होता सब जगह, अलग अलग होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। जो एयर होती है, अभी मान लो ये है हमारा अर्थ, यहाँ पे प्रेशर है कितना, मान लो 1 मिली बार, मिली बार में प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे कितना है, 10, इतना नहीं होता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ज़्यादा होता है इससे। तो एयर क्या करेगी, ये जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, जो डिफरेंस जो होता है, जैसे कि टेम्परेचर होता है आपका, ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप एक हॉट वाटर का बॉइल लो और दूसरा कूल वाटर, कोल्ड वाटर का बॉइल लो, और दोनों को आपस में एक पाइप से कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का जो बॉइल है वो दोनों को आपने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है। जो हॉट वाटर है वो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देगा, ठीक है, और कोल्ड वाले हॉट वाले का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, तो मूवमेंट होता है ना। यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस है, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मूवमेंट होता है,
वैसे ही प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी मूवमेंट होगा। यानी कि जो हाई प्रेशर है, सपोज एक सिचुएशन में बना देता हूँ, जो हाई प्रेशर है वहां से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा। ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, और ये लो प्रेशर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे भी हाई प्रेशर है वो क्या करेगा, वो इस प्रेशर को इक्वल करने के लिए भागेगा, ठीक है। कि मैं लो प्रेशर वाली जो जगह है, तो यहाँ से क्या चलेंगी, एयर्स जो है, अब यहाँ पे हाई प्रेशर है तो इसलिए एयर की वजह से ही तो हाई प्रेशर है, और यहाँ पे भी एयर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, तो यहाँ की एयर यहाँ पे रन करेगी ताकि इस दोनों प्रेशर को इक्वल कर दूं। तो ऐसे ही पूरी अर्थ पे हाई प्रेशर, लो प्रेशर, बहुत जगह हाई प्रेशर रहता है। तो जो एयर है वो क्या करती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती है। उसी की वजह से क्या आपको फील होती है, उसी की वजह से हमें हवा फील होती है। जो एयर फ्लो कैसे चलता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलता है, ठीक है। आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी आई थिंक। अगर नहीं आई तो इस लेक्चर के इस पार्ट को आप फिर से देखिएगा, ठीक है। बेसिकली अगर आप शॉर्टकट में समझे, जो हमारी एयर है, एयर का फ्लो जो है ना, वो हमेशा ही, आप अगर याद रखें, एयर फ्लो ऑलवेज कैसे होता है, हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो एयर का फ्लो कहाँ से होगा, ये हाई प्रेशर यहाँ पे है और ये लो प्रेशर है, तो एयर का फ्लो क्या होगा, एयर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ से हाई प्रेशर यहाँ के लो को हाई बनाने का ट्राई करेगा, ठीक है। समझ गए। चलिए अभी आपको, द टेम्परेचर एग्जर्ट द एटमोस्फोरिक द एटमोस्फियर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन अर्थ। ये क्या बता रहा है, जो एटमोस्फियर है वो हमारी अर्थ के ऊपर क्या करता है, प्रेशर लगाता है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया अभी। अच्छा, ये वेरी करेगा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि जो प्रेशर है वो हर प्लेस पे सेम नहीं होगा, हर अलग अलग प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर होगा। सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरिया लो प्रेशर, कहीं पे लो प्रेशर होगा। तो एयर कहाँ से मूव होगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो एयर कहाँ से मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी। और एयर का जो मूवमेंट है, मूविंग एयर, इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वाइंड, ठीक है। हवा क्या है, वाइंड हमारी जो चलती है, ठीक है। जैसे आपने वाइंड देखी, जो हमारी वाइंड चलती है, जो हमारी हवाएं चलती हैं, वो कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारी वाइंड्स है वो किसका मूवमेंट है, वो एयर का ही तो मूवमेंट है। क्या मूव करता है, एयर, एयर मासेस मूव करते हैं, ठीक है। एयर पैकेट्स मूव करते हैं, तो वो मूव करेंगे कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और उसको हम क्या बोलते हैं, वाइंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम अपने लास्ट डोमेन पे चलते हैं, दैट इज, जो इन तीनों, जो हमारे डोमेन थे अर्थ के मेजर डोमेन्स, कौन कौन से, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एंड थर्ड वन कौन था, हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो एक नैरो जोन क्रिएट होगा जहाँ पे लाइफ है, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अच्छा, हमारी प्लेनेट यूनिक है, रीजन क्योंकि यहाँ पे लाइफ है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, ह्यूमंस, मंकी, एनिमल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, जैब्राज वगैरह। तो बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। अलग अलग साइज है, छोटे से छोटा साइज भी होता है, ठीक है, बड़े साइज भी है। तो ये किसकी वजह से मिल पाते हैं, क्योंकि जो बायोस्फीयर है उसमें एक स्पेशल कंडीशन है बहुत सारी। वो कैसे बनी है, वो हमारे जो तीन, हमने जो मेजर जोन्स हमने पढ़े बेसिकली, अपने जो हमारे स्फीयर्स पढ़े हमने, कौन से, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, उनके मिलने से क्या बना, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सस्टेन कर पाई, वो बेसिकली लाइफ जो है सस्टेन कर पाई। इसलिए क्या बना, बायोस्फीयर बना। उसको हमने क्या बोला, उस पार्ट को जहाँ पे लिविंग स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पाई जाती है, उसको हमने बोला बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर्स में अलग अलग है, एक तो प्लांट्स भी है बायोस्फीयर में, ठीक है, तो उसको हम प्लांट किंगडम बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है, एनिमल्स भी है, तो वो क्या है, एनिमल किंगडम है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे तीन डोमेन है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट डालते हैं, और फिर हमारी लाइफ एग्जिस्टेंस में आती है, ठीक है। तो बायोस्फीयर, डोमेन ऑफ लाइफ, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन, किस किस के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, लैंड, वाटर एंड एयर। ये तीनों डोमेन मिलते हैं तो लाइफ बनती है। अब अगर लाइफ है तो उसको हमने क्या बोला, बायोस्फीयर,
ठीक है, इन इट इज द जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट एग्जिस्ट। इसी जोन में यानी कि बायोस्फीयर में क्या मिलती है, बायोस्फीयर वाले जोन में हमें मिलती है लाइफ। ठीक है, बायोस्फीयर में ही हमें लाइफ मिलती है। ठीक है, यही एक ऐसा जोन है जहाँ लाइफ है और हमारे ही प्लेनेट पे लाइफ है और किसी प्लेनेट पे लाइफ नहीं है। देर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज, मतलब अलग अलग साइज की स्पीसीज है, जैसे माइक्रोब्स हैं एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोप से आपको दिखते हैं। और ह्यूज एनिमल्स हैं, मैमल्स लाइक एलिफेंट एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। अब जितनी भी स्पीसीज है हमारी, जो भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स हो, ठीक है, इवन एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, वो सब एक दूसरे से लिंक है। कैसे लिंक है? अभी हमें खाने के लिए क्या चाहिए, हमें खाने के लिए भोजन चाहिए, कहाँ से मिलता है? ठीक है, प्लांट्स से मिलता है। आप क्या खाते हैं बेसिकली, दाल, ये सब जो खाते हैं, या फिर मीट भी खाते हैं, तो वो कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको प्लांट्स खाने हैं। ठीक है, दाल या फिर आपकी सब्जियां हैं, जितनी भी बेसिकली ग्रीन्स है, जो अपनी आपकी वेजिटेबल्स हैं, वो कहाँ से आती हैं? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम से आती हैं। ठीक है, बेसिकली अर्थ हमें प्रोवाइड करती है, जमीन में, मिट्टी में, बेसिकली सॉइल के अंदर वो सब उगता है, तो उसको हम कंज्यूम करते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो एनिमल किंगडम्स की हेल्प लेते हैं। ऐसे ही सारे एनिमल्स भी एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, उन एनिमल्स को कुछ बड़े एनिमल्स खा जाते हैं, फिर उन एनिमल्स को उनसे भी जो बड़े एनिमल्स हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम एक दूसरे से लिंक है। अगर एक भी चेन बीच से टूटती है तो पूरी ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर मे ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। भाई एक तो प्लांट किंगडम है, उसमें सारे प्लांट्स आ जाएंगे जितने भी, और दूसरी एनिमल किंगडम है, ठीक है, उसमें सारे एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ, कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन द सम वे और अदर। किसी ना किसी वे में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया कैसे इफेक्ट करता है। कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग और नीड्स ऑफ वुड। हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, ठीक है, लैंड को क्लियर करते हैं फॉर एग्रीकल्चर के लिए। अब इससे क्या होता है, जो हमारी सोइल है उसका फास्ट रिमूवल हो जाता है। ठीक है, स्लोप्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या, हमारी जो प्लांट किंगडम है उसका लॉस होता है ना। ठीक है, तो अर्थ सरफेस में बी चेंज्ड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक। अच्छा, जो हमारी अर्थ की सरफेस है, जो हमारी अर्थ सरफेस है जिसपे हम रहते हैं, आपने बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज देखी होंगी ना, अर्थक्वेक्स हैं, सुनामी है, उन सब से क्या होता है, हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, सरफेस की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। जहाँ पे आपको मकान दिख रहे हैं वहाँ पे वो सब ढह जाएंगे, तो खंडर बन जाएंगे, जमीन धस जाती है, फट जाती है बीच से, तो ये सब क्या है, अर्थ की सरफेस के अंदर होने वाले चेंजेस है। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज की वजह से। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम वेस्ट मटेरियल करते हैं, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल कहाँ से? जब जो हमारा वेस्ट मटेरियल्स होता है, स्पेशली ह्यूमन बीइंग, वो कहाँ पे उसको फ्लो करते हैं, लेक्स में डाल देते हैं, रिवर में। उससे क्या हो जाता है, वाटर जो है लेक्स और रिवर का, वो फिर यूज के लिए तो रहता नहीं, तो वो बेकार हो जाता है। इससे क्या होता है, डैमेज दी अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि जो दूसरी फॉर्म से लाइफ की, जैसे लाइक फिश है, या फिर जो कुछ ऐसी लाइफ है, जो ऐसी फॉर्म है लाइफ की, जैसे फिशेज वगैरह हो गए जो पानी में रहती हैं, तो वो उनको उनको खतरा होता है। ठीक है, ऐसी हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत सारी गैसेज निकालती हैं, ऐसी गैसेज जो हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, वो क्या करता है, थर्मल पावर प्लांट से भी एमिशन होता है जिससे बिजली बनती है। ठीक है, और व्हीकल से पोल्यूशन होता है, वो क्या करता है, हमारी एयर को पोल्यूट करता है। आपने देखा होगा दिल्ली जैसे सिटीज में ब्रीदिंग में भी दिक्कत आने लगती है, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा व्हीकल्स हैं, और वो सब क्या निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, ये सब ऐसी ऐसी जो हार्मफुल गैसेज हैं, उनका जो डेंसिटी वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से दिल्ली के अंदर सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगती है वहाँ पे। तो ये सब दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है एयर का, होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्लेनेट को गर्म करता है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि CO2 क्या करती है, हीट के जो हमारा रेडिएशन है अर्थ का, उसको ट्रैप कर लेती है। तो अगर CO2 एक लिमिट के बाद अगर बढ़ेगी तो वो ज़्यादा रेडिएशन ट्रैप करेगी, और ज़्यादा रेडिएशन ट्रैप करेगी तो टेम्परेचर क्या करेगा, ग्लोबल टेम्परेचर, यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर का क्या मतलब है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर, तो वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। और इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग।
ठीक है, आपने सुना होगा बहुत सारे कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं, ठीक है, जो हमारी नेचुरल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको बोलते हैं, वो सब किस लिए हो रही है? क्लाइमेट चेंज को लेके ही तो हो रही है। और क्लाइमेट चेंज को हम कैसे देखते हैं? सबसे मेन कारण क्या है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, ठीक है। वो क्यों राइज हो रहा है? क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है हमने, ठीक है, एक्सिस यूज की वजह से। तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज टू बी डन? देर इज दस ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या करना चाहिए? रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज करना चाहिए ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर। यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज है उनका हमें वाइज यूज करना चाहिए। वाइज यूज से क्या मतलब है? ठीक है, यानी कि हमें एक्सिस जो यूज है उसको कम करना पड़ेगा। हमारा जो यूज है रिसोर्सेज का, वेस्ट जो हमारा होता है, जो हम वेस्ट करते हैं, ठीक है, एनर्जी वेस्ट करते हैं हम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करते हैं हम, ठीक है, पानी को वेस्ट करते हैं, तो वो जो हमारा कंजप्शन है उसको हमें लिमिटेड करना पड़ेगा, ठीक है। वो जब लिमिटेड होगा तो जो तीनों डोमेन है उनका इंटरेक्शन सही से हो पाएगा, ठीक है। तो नेचर के बैलेंस के लिए हमें सबसे पहले अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड डे।